नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम आई एस स्टडी सर्कल में फिर से। और लास्ट टाइम हमने ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे पीसीएस की मेंस परीक्षा को ध्यान में रखकर। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और ज्योग्राफी में हम उत्तराखंड वाले सेक्शन को देखेंगे क्योंकि वो भी आपके सिलेबस का पार्ट है। तो जब आप लोगों ने प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी करी होगी तो 100% आपने उत्तराखंड की ज्योग्राफी को भी पढ़ा होगा। तो उसी का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लेकर मैं आया हूँ आज, और उसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट को भी हम देखते हैं क्या है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सिलेबस ऑफ उत्तराखंड, किसमें आपको माउंटेन सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक, प्लेन्स, तराई, ये सारी फिजियोग्राफिक डिवीजन है उत्तराखंड का। और एक बार 2012 वाले एग्जाम में इसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन भी आ गया था कि कितने भाग में इसको बांटा गया है। ठीक, तो एक एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है। ड्रेनेज सिस्टम में भी क्वेश्चन आ सकता है, आए भी था। लेक्स एंड इट्स टाइप्स, हाउ लेक्स आर फॉर्म्ड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेक्स आर फाउंड इन उत्तराखंड, समथिंग लाइक दैट। और कई प्रकार के ग्लेशियर्स भी हैं जो सोर्स हैं कई सारी रिवर्स का भी। एंड आफ्टर ऑल द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द उत्तराखंड, इन सब से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। ओके, आइए देखते हैं। तो एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, इसमें लिखा हुआ है उत्तराखंड लाइज इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया, आप लोग जानते ही हैं, एंड इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल हिमालयाज। 20 वर्ड्स के क्वेश्चन में इसके कोऑर्डिनेट्स भी पूछे जा सकते हैं कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द उत्तराखंड। तो ये रहे लॉन्गिट्यूड के हिसाब से और ये रहे लैटिट्यूड के हिसाब से। आप चाहें तो डायग्राम भी बना सकते हैं रफ, और उसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को दर्शा सकते हैं। 20 वर्ड्स में हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। डायमेंशंस आपने पढ़े ही होंगे। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट इज अबाउट 358 किलोमीटर लॉन्ग, एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इट इज अबाउट 320 किलोमीटर लॉन्ग। और इसका जो टोटल एरिया है वो है 53,483 स्क्वायर किलोमीटर, और उसके हिसाब से इसकी रैंक कितनी है, 19th है। ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों ने पहले पढ़ी है। ओके, फिजियोग्राफिक यूनिट, इसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में देख सकते हैं। राइट डाउन द फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ उत्तराखंड। अगर 50 वर्ड्स में आया है तो सीधे सीधे ये उतार देंगे, और एक एक शब्द में इसका डिस्क्रिप्शन दिया जा सकता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ वी हैव ट्रांस हिमालयस इन द नॉर्दर्न पार्ट। क्वेश्चन की शुरुआत अब इस तरीके से कर सकते हैं कि सबसे नॉर्थ में कौन सा पार्ट है, ट्रांस हिमालय। उसके बाद नंबर आता है ग्रेट हिमालयस का। उसके साउथ में लेसर हिमालयस, फिर शिवालिक, दून्स एंड द्वार, भाबर, तराई एंड प्लेन्स ऑफ गैंगिस गैंजिस यानी कि गंगा का मैदान। ठीक है, 50 वर्ड में आता है तो इससे ज़्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें से किसी एक को डिफाइन कर दीजिएगा। ओके, डायग्राम ऐसा तो बन नहीं पाएगा एग्जामिनेशन वाले दिन, लेकिन आप पेंसिल से एक स्क्वायर फॉर्म में बना के दर्शा सकते हैं उसको। ठीक है, अच्छा, अगर क्वेश्चन बड़ा आता है, 250 वर्ड्स में आता है कि व्हाट इज द फिजियोग्राफिक इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल दीज रीजन विच आर फाउंड इन उत्तराखंड, तो आप थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इस तरीके से देंगे। देखते हैं कैसे। सबसे पहली बात तो ये, ट्रांस हिमालयन रीजन को डिफाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि हिमालयस बने कब। तो आपको पता ही होगा कि इंडिया जो आज हमको नक्शे में दिखाई पड़ता है, ये ऐसा नहीं था। लगभग 71 मिलियन ईयर्स अगो, है ना, भारत यहाँ पर नहीं था, बिल्कुल साउथ में था, बिल्कुल अफ्रीका से अटैच था। और धीरे धीरे 16 सेंटीमीटर पर ईयर की दर से ये नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होता गया, और यूरेशियन प्लेट से टकराया है। टकराने के बाद जो जियो सिंक्लाइन वहाँ पर पहले से ही था, उसकी वजह से यहाँ पर हिमालयास की फॉर्मेशन हुई है। तो जियो सिंक्लाइन एक इम्पॉर्टेंट टर्म है टेक्टोनिक प्लेट के हिसाब से। उसको भी हम अलग से देखेंगे कि जियो सिंक्लाइन रीजन क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि लगभग 10 मिलियन ईयर्स अगो हिमालय की फॉर्मेशन होनी शुरू हुई। ठीक, तो ट्रांस हिमालयस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द फिजियोग्राफिक यूनिट ऑफ उत्तराखंड एंड रन पैरेलल टू द ग्रेटर हिमालयास। ग्रेटर हिमालयास, अगर मैं ऐसे इस तरह से रफ एक लाइन खींचूं, इसको मैं मान लेता हूँ ग्रेट हिमालयास यानी कि महान। और इसके नॉर्थ में कौन सा है, ट्रांस हिमालय। ठीक, इसके साउथ में लेसर, और उसके भी साउथ में कौन सा है, शिवालिक रेंज, जो कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक रन करती है। ठीक है ना, तो हर रेंज अलग अलग समय में बनी है। देख लेते हैं कैसे। ग्रेट हिमालयस के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं, ग्रेट हिमालय आर फॉर्म ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द इंडियन प्लेट एंड तिब्बतन प्लेट अबाउट 10 मिलियन ईयर अगो। आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा होगा, और ये इसमें भी है 10 मिलियन ईयर्स अगो। इन उत्तराखंड थिकनेस ऑफ द ग्रेट हिमालयस इज अबाउट 15 to 30 किलोमीटर। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो इसकी चौड़ाई कितनी है, 15 से 30 किलोमीटर है ग्रेट हिमालय की। और औसत ऊंचाई
4,500 से 7,817 मीटर। वैसे अगर ग्रेट हिमालय की एवरेज एलिवेशन की बात करें तो लगभग 6,000 से 6,500 मीटर के आसपास है ओवरऑल की। लेकिन उत्तराखंड में इसकी ऊंचाई 4,500 से लेकर 7,817 मीटर के बीच में है। ग्रेट हिमालयास अपने आंसर को लिखने के दौरान आप लिख सकते हैं कि कितने जिलों से गुजरता है। ठीक है, उत्तरकाशी है, टिहरी गढ़वाल है, रुद्रप्रयाग है, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़। और ये तो मैंने खाली ऐसे ही यहाँ पर आपको थोड़ा सा याद दिलाने के लिए लिख दिया है कि यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदा देवी। आंसर लिखने के दौरान एक दो पीक्स का नाम लिखा जा सकता है। ठीक, उसमें ज़्यादा डिस्क्रिप्शन की आवश्यकता है नहीं। ओके, इवोल्यूशन ऑफ हिमालयास का देख सकते हैं। टेथिस ही था, ये रही इंडियन प्लेट, एशियन प्लेट, और इस तरीके से टकराई होगी और हिमालयास बन गए होंगे। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन के फॉर्मेट में रखा है इसको। देखिए, राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ लेसर हिमालयस। लघु हिमालय के बारे में आपको कुछ 125 वर्ड्स में आंसर लिखना है। देखिए, लेसर हिमालयस लाइज टू द साउथ ऑफ द ग्रेट हिमालयस, पहली लाइन आपकी यही होगी आंसर लिखने के दौरान। एंड रन्स पैरेलल टू इट, उसी के समानांतर चलती है। इसका विस्तार उत्तराखंड के 9 जिले में हुआ है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हिमाचल, इसको हिमाचल भी कहा जाता है। क्यों? हिमाचल का मतलब होता है कि जो बर्फ़ की जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। बर्फ़ की जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। समझ लीजिए कि एक आंचल की तरह हल्की सी एक परत जैसी दिखाई पड़ती है, इसलिए हिमाचल। ओके, इन उत्तराखंड उत्तराखंड में इसकी जो चौड़ाई है वो 70 से 100 किलोमीटर के आसपास है। एवरेज एलिवेशन यानी कि औसत ऊंचाई कितनी है? 1200 से 4,500 मीटर। कुछ इसकी जो देखो रेंजेस के पार्ट्स हैं, दैट इज पीर पंजाल, ये आपको दिखाई देगा कश्मीर वाले इलाके में। धौलाधर दिखाई देगा आपको हिमाचल प्रदेश में। मसूरी रेंज दिखाई देगी आपको उत्तराखंड में। नाग टिब्बा, महाभारत लेक, ये सब भी इसकी इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं जो रन करती हैं नेपाल में। ठीक है, वाइल इन उत्तराखंड वी हैव सम मोर रेंजेस लाइक दूधा टोली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड वाले सेक्शन में अगर एक आंसर लिखने को आए तो इसको मेंशन जरूर करिएगा। ठीक, मुक्तेश्वर धर, मंदरांचल, इस तरह के नाम से इसको जाना जाता है। मसूरी रेंज की ऊंचाई लिख दीजिएगा अगर आपको याद रहे, 200 से सॉरी दी 2000 के आसपास होगी, सॉरी 2600 मीटर। एंड रन्स ओवर द डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर तक चलती है। मसूरी मसूरी नैनीताल, चक्राता, और है आपका ये अल्मोड़ा, है ना, रानीखेत आर द इम्पोर्टेंट हिल स्टेशन ऑफ दिस पार्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 1500 से 2000 मीटर के आसपास। तो ये सारे इनपुट्स आप अपने आंसर में डाल सकते हैं। ठीक है, 50 वर्ड्स में एक क्वेश्चन आने की संभावना मुझे नजर आती है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, या व्हाट इज द राइट अ शॉर्ट नोट ओवर द पामीर ऑफ उत्तराखंड। ये रहा पामीर ऑफ उत्तराखंड। द दूधा टोली सीरीज विच स्टार्टेड बिटवीन चमोली, पौड़ी एंड अल्मोड़ा इज कॉल्ड पामीर ऑफ उत्तराखंड। 50 वर्ड नहीं, ये 20 वर्ड्स में आ सकता है। तो सिर्फ इतना ही लिखना है इसमें। ठीक है, और क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज द जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लेसर हिमालयाज, तो आप कह सकते हैं कि लेसर हिमालयाज आर वेरी रिच इन वेरियस मिनरल्स, कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, है ना। आप चाहें तो उसको मेंशन भी कर सकते हैं, जैसे कि ये कॉपर देखिए अल्मोड़ा वाले इलाके में मिल जाता है, एस्बेस्टस है, ग्रेफाइट है, मैग्नेटाइट है, जिप्सम है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स, और इसकी इंडस्ट्रियल काफ़ी इंपॉर्टेंस है, खासतौर पे सीमेंट इंडस्ट्रीज में जिप्सम और इन सब का प्रयोग होता है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, और सधे हुए शब्दों में अगर आप आंसर लिखेंगे तो 100% आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, अच्छा, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसमें। राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट शिवालिक। शिवालिक के बारे में भी अगर कोई आंसर लिखने को आ ही जाए 125 वर्ड्स में, तो उसमें क्या लिखा जाए? ठीक, तो शिवालिक कंप्राइजेज द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयास। चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, छोटा सा मैप बना सकते हैं इस तरीके से उत्तराखंड का। ठीक है ना, और ये रहा आपका शिवालिक की रेंज इधर से जाती हुई। ठीक है, ये रही, जिसकी चौड़ाई जाहिर सी बात है कि सबसे अधिक होगी, क्योंकि ऊंचाई काफ़ी कम है किसकी तुलना में? लेसर हिमालयाज और ग्रेट हिमालयस की तुलना में। एंड इट इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयास। द चेन ऑफ हिल रन्स पैरेलल टू द लेसर हिमालयास। जाहिर सी बात है कि ये लघु हिमालय के समानांतर चलती है। कहाँ से कहाँ तक चलती है भाई? कश्मीर के पोटवार पठार से लेकर ब्रह्मपुत्र घाटी तक। चौड़ाई 50 से 15 किलोमीटर, परंतु उत्तराखंड में इसकी चौड़ाई थोड़ी कम है,
10 से शुरू होती है और 20 किलोमीटर तक जाती है। इसका जो पश्चिमी भाग है इट इज़ मोर प्रोनाउंस्ड, जो कि लगभग कितना चौड़ा है, 50 किलोमीटर तक। ठीक है। इट्स एलिवेशन वेरीज बिटवीन 700 टू 1200 मीटर, ऊंचाई काफ़ी कम है जैसे कि मैंने आपको बताया था। शिवालिक पासिस थ्रू 7 डिस्ट्रिक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने आंसर में आप ये लिख देते हैं तो आपका आंसर का वजन थोड़ा बढ़ जाएगा। दक्षिणी देहरादून, नॉर्दर्न हरिद्वार, सदर्न टेहरी गढ़वाल, मिड ऑफ द पौड़ी, सदर्न अल्मोड़ा। शिवालिक आर फॉर्म्ड ऑफ ग्रेट थिकनेस ऑफ, ये देखिए, मियो प्लिस्टोसीन सैंड, एक खास किस्म की मिट्टी है, कह सकते हैं। उसकी जो जियोमॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो इट इज कंपोज्ड ऑफ मियो प्लिस्टोसीन सैंड्स। ठीक है। ग्रेवल, ये भी मिट्टी का ही प्रकार है। कॉन्ग्लोमरेट मतलब कई प्रकार के खनिजों का वो कह सकते हैं कि एक मिक्सचर कह सकते हैं कॉन्ग्लोमरेट, विच हैव बीन ब्रॉट बाय रिवर्स। और ये सारा मिनरल, सारे सेडिमेंट्स किसके द्वारा इकट्ठे किए गए होंगे, यहाँ पर बहने वाली नदियों के द्वारा, ऑब्वियसली। एंड दे आर फाउंड बिटवीन द एज ऑफ मियोसीन टू द लोअर प्लिस्टोसीन एज। ठीक है। आप चाहें तो मियोसीन और लोअर प्लिस्टोसीन के बारे में भी पढ़ सकते हैं कि ये क्या युग है, किस पीरियड में, ये जो पीरियड है लोअर प्लिस्टोसीन का, ये कितने मिलियन ईयर्स अगो पुराना है। ठीक है। शिवालिक के बारे में 50 वर्ड से लेकर 125 वर्ड्स या 20 वर्ड्स में भी आंसर लिखने के लिए स्कोप है। और आप चाहें तो इसको घटा बढ़ा सकते हैं जिस जितने भी वर्ड्स के लिए वो पूछा जाए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने रखा है दून और द्वार के बारे में। ये पिछले बार के पीसीएस एग्जाम में आ भी चुका है। तो ये 50 वर्ड में भी आ सकता है, 125 वर्ड्स में भी आ सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द वर्ड्स आप अपने आंसर को विस्तार दे सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर दून के बारे में थोड़ा सा डिटेल में दिया है। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द शिवालिक्स, यानी कि जब शिवालिक बन रहे थे, विच वॉज फॉर्म्ड लास्ट अमंग हिमालयन रेंज, जो कि सबसे लास्ट में बने थे, दे ऑब्स्ट्रक्टेड द वे ऑफ रिवर्स, यानी कि जो पहले से नदियां बहते हुए आ रही थी, जब शिवालिक बने होंगे तो इन्होंने उसका मार्ग रोक दिया होगा। ठीक है। एंड इवेंचुअली इससे हुआ क्या होगा, पानी रुक गया होगा और एक अस्थाई झील, ठीक है ना, टेम्पररी लेक्स बन गई होंगी। एंड द सेडिमेंट्स विच वर ब्रॉट बाय दीज रिवर्स वर गॉट डिपॉजिटेड, वहां पर एकत्र हो गया होगा। और जैसे जैसे शिवालिक की ऊंचाई बढ़ी होगी तो नदी ने अपना मार्ग बदल लिया होगा। ये देखिए लिखा है, व्हेन रिवर कट देयर कोर्स द लेक्स वर ड्रेन्ड अवे लीविंग बिहाइंड द फर्टाइल ट्रैक्ट्स, दीज ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड दून। ठीक है। एक बहुत बड़ी झीलों का, कई सारी झीलों का निर्माण हुआ होगा, लंबे समय तक वो वैसी पड़ी होंगी। जब वो झीलें सूखी होंगी तो अपने पीछे काफी बड़ा मैदान छोड़ गई होंगी, और उसी मैदान को हम क्या कहते हैं, दून कहते हैं। ठीक है। 50 वर्ड्स में इससे ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर 125 वर्ड में आता है तो द्वार को भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि व्हाट आर द्वार्स। द्वार्स आर द एल्यूवियल फ्लड प्लेन्स फाउंड एट द फुटहिल्स ऑफ द शिवालिक, नॉट ओनली इन द उत्तराखंड। इसका विस्तार पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में भी हुआ है द्वार का। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो कुछ क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और है, देखिए यहाँ पर 125 वर्ड्स में ही लिखा है मैंने आपके लिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, या कैसे व्हाट इज द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ भावर एंड तराई। भावर आर द रीजन लाइज टू द फुट ऑफ द शिवालिक्स, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, एंड इट इज अ एनुअल एप्रोन ऑफ सेडिमेंट्स एंड रन्स पैरेलल टू द तराई रीजन। तराई क्षेत्र के बिल्कुल समानांतर चलता है। 10 से 12 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, कहीं पर 10 कहीं पर 12। इट कंप्राइजेस ऑफ पेबल स्टडेड रॉक्स विच आर हाईली पोरस, ऐसी मिट्टी पाई जाती है जो काफ़ी रेतीली होती है और पानी को सोख लेती है, और इसी वजह से शायद ये लार्ज स्केल कल्टीवेशन को सपोर्ट नहीं करती, यानी कि बड़े पैमाने पर यहाँ खेती नहीं हो सकती। क्लाइमेटिक कंडीशंस हियर इज ह्यूमन फ्रेंडली एंड फॉल्स अंडर द सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट। अगर आपके आंसर में ये सारे वर्ड्स इंक्लूड हैं तो ये मान के चलिए कि एग्जामिनर को भरोसा हो जाएगा कि हाँ, बंदे को ज्योग्राफी की जानकारी है। इसी प्रकार से तराई रीजन के बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हैं। इट रन्स पैरेलल टू द भाबर, और ये भाबर से थोड़ा अधिक चौड़ा होता है, एंड आर 20 to 30 किलोमीटर वाइड, and it is composed of finer alluvium soil and supports large scale cultivation। तो जो फिगर मैंने अभी यहाँ पर बनाया था कुछ इस तरीके से, थोड़ा ऐसे बना करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो ये देखिए, अगर मैं इसकी ऊंचाई मान लेता हूँ यहाँ पर भाबर की, तो तराई की तरफ हम जाएंगे तो देखेंगे कि इसका जो एलिवेशन लगातार थोड़ा कम होता रहेगा। तो फिलहाल यहाँ से लेकर यहाँ तक आप मान लीजिए कि ये भाबर वाला इलाका है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आगे जब हम जाते हैं तो कहाँ पहुँच जाएंगे, भाबर वाले इलाके में। तो यकीन मान के चलिए कि जब हम भाबर में होंगे तो चट्टानों का जो साइज है वो काफ़ी बड़ा होगा। हाईली पेबल रॉक्स जो अभी आपने पढ़ा, दीज आर
हाईली पोरस, तो कह सकते हैं कि पानी के अंदर रहने की संभावना यहाँ पर ज़्यादा है, और थोड़ा सा पानी इसमें आपको सरफेस में बहता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन पानी इसमें अंदर जाके भी आगे की तरफ बढ़ सकता है पत्थरों के बीच में से होता हुआ। ठीक, प्लेन्स में जाते जाते नदी की रफ्तार हो जाती है कम, और नदी अपने साथ जो भी कंपोजिशन या सेडिमेंट्स ले जा रही है वो सिर्फ उसी को नीचे बैठाएगी जो वो आगे नहीं ले जा सकती। यानी कि बड़े पत्थर तो पीछे छूट गए, और अब वो क्या बैठा रही है नीचे? फाइनर सेडिमेंट्स। तुम कह सकते हैं कि ये वाला जो तराई वाला इलाका है, द तराई रीजन इज ऑब्वियसली मोर फर्टाइल देन द भाबर रीजन। तुम कह सकते हैं कई सारी राइस मिल्स, शुगर केन और गेहूं, इस प्रकार की खेती यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। ओके, द रीजन इज नोन फॉर इमर्जेंस ऑफ द स्ट्रीम कमिंग फ्रॉम द भाबर रीजन। यानी कि जो नदियाँ यहाँ पर बह रही थी भूमिगत, वो ऊपर की तरफ आ जाती हैं, और हम समझ सकते हैं कि क्यों यहाँ पर पानी का जो लेवल है तराई वाले इलाके में, वो जरा से गड्ढे खोदने में ही आपको ट्यूबवेल से या हैंडपम्प में पानी आपको आराम से मिल जाएगा। तो पानी के लिहाज से ये स्थान काफ़ी उपयुक्त माना जाता है खेती के लिए भी, और बड़े पैमाने पर खेती भी की जा सकती है और की भी जाती है। राइस मिल्स आपको बहुत मिलेंगी तराई वाले इलाके में, उधम सिंह नगर वाला जो इलाका है हमारा। ठीक है, इसी प्रकार से गंगा के मैदानों को भी आप 20 वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं। इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, ये आसान सा है। अब देखते हैं उत्तराखंड के अलावा कुछ क्वेश्चन जिसमें मैंने आज उठाया है सुनामी वाला पार्ट। एक बार ये आया भी था डिस्क्रिप्शन में। आइए देखते हैं आंसर लिखते समय किस तरह से वर्ड्स का हम प्रयोग करेंगे। 50 वर्ड्स में भी आ सकता है, चाहे तो ये 125 वर्ड में भी आ सकता है। फिलहाल 50 वर्ड के हिसाब से देखते हैं कि व्हाट आर सुनामी। Tsunamis are the giant waves which are triggered by the deep focus earthquake. It is triggered by what? A deep focus earthquake occurred below the sea floor. डायग्राम के जरिए समझ सकते हैं कि ये रहा आपका अर्थ की क्रस्ट, और ये एक फॉल्ट लाइन है, और इसके ऊपर बहुत बड़ी जलराशि मौजूद है जिसको हम क्या कह सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं ओशियन। और यहाँ पर सेस्मिक एक्टिविटी हुई, और इसके ऊपर जो पानी मौजूद है उसमें हलचल हुई, और वहाँ पर बस वेव शुरू हो गई हैं, दोनों तरफ जाएंगी, इनफैक्ट चारों तरफ जाएंगी, और इन्हीं वेव्स को हम क्या कहते हैं? सुनामी वेव्स कहते हैं। सो सुनामीज आर द जाइंट वेव्स विच आर ट्रिगर्ड बाय द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की आने की वजह से वो डिस्प्लेस होना शुरू होगा पानी, और जब वो ये लहरें जब तटों की तरफ जाएंगी तो उसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, जिसको आपको हम इस फिगर के जरिए समझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है किसका? अर्थक्वेक का, और इसके ऊपर मौजूद जो वाटर बॉडी है, हम मान सकते हैं कि ये ओपन सी है। ओपन सी यानी कि खुला महासागर। खुले महासागर में जब उसके नीचे अर्थक्वेक आएगा, तो मान लीजिए यहाँ पर नाव में बैठे हैं, आपको कुछ नहीं होगा। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर की जो वेवलेंथ है काफ़ी ज़्यादा है, और अगर मैं इसको ग्राफ के जरिए समझाऊँ इस तरीके से, तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे ये तटों की तरफ आएगी इसकी ऊंचाई ज़्यादा हो जाएगी। क्या ज़्यादा हो जाएगी? ऊंचाई। वही चीज़ इसमें दिखाई गई है। ठीक है, और इस तरीके से कि ऊंचाई क्या हो रही, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो रहा है जैसे जैसे तट के पास आ रही है, और इसकी वेवलेंथ यानी कि लैम्डा है जो, वो लगातार क्या हो रहा है? कम हो रहा है। 50 वर्ड के क्वेश्चंस में आपको बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। ये 4-5 लाइनें लिखने के बाद एक छोटा सा अगर आपने डायग्राम बना दिया ग्राफ वाला, तो आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये देखिए, इन ओपन सी इट हैविंग अ लॉन्ग वेव लेंथ, एंड व्हेन इट रीचेस टू द कोस्टल रीजन, यानी कि जब तटीय क्षेत्र में पहुंचता है तो उसका एम्पलीट्यूड काफ़ी हाई हो जाता है, और वेवलेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। शायद यही वजह है कि बहुत लार्ज अमाउंट में पानी बहुत दूर तक कहाँ पहुंच जाता होगा? तटीय क्षेत्रों में, और बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। तो तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं, और 2004 की सुनामी आपको याद ही होगी। विकीपीडिया में चाहे तो आप देख सकते हैं। ओके, तो 50 वर्ड्स में इतने वर्ड्स काफ़ी होंगे। अगर 125 वर्ड में आएगा तो थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन और दे दीजिएगा इसके बारे में। ओके, लॉट्स ऑफ स्कोप्स आर देयर। ठीक है, सिमिलरली वी हैव अ साइक्लोन। साइक्लोन भी एक ऐसा टॉपिक है ज्योग्राफी का जो यूपीएससी से लेकर ग्रुप सी के एग्जाम तक आता है। 50 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। 50 वर्ड्स में देखिए क्या लिखा जा सकता है? आर द रैपिड इनवर्ड्स एयर सर्कुलेशन, अंदर की तरफ तेजी से हवाएं आती हैं, और ये एक लो प्रेशर वाला इलाका है, एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र होता है क्या? साइक्लोन। द एयर सर्कुलेट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, छोटा सा चित्र चित्र बना सकते हैं चाहे तो आप।
ये रहा साइक्लोन, ठीक है ना, ये रहा आपका साइक्लोन। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि 4-5 घेरे बना दीजिएगा एन्युलर रिंग की तरह, और आप दिखा सकते हैं एरो बाहर से अंदर की तरफ। बाहर से अंदर की तरफ इसलिए क्योंकि विंड इसमें बाहर से अंदर की तरफ जाएगी तेजी से, वो घूमती हुई। तो मान लीजिए कि यहाँ पर 1000 मिली बार का प्रेशर क्रिएट हो रहा है, अंदर की तरफ कितना होगा 990 का। एंड द एयर मूव्स इन सच अ वे फ्रॉम आउटसाइड हाई टू इनसाइड लो। ठीक है, ये मैंने जो चित्र बनाया है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन का बनाया है। ओके, ज़्यादा स्कोप नहीं है, 50 वर्ड्स का आंसर है। तो बस छोटा सा डायग्राम बना के अगर आप छोड़ भी देंगे तो भी एग्जामिनर को बात समझ में आ जाएगी, हाँ बच्चे को बात पता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन दे आर क्लासिफाइड इनटू टू, वन इज ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड वन इज टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन के कई नाम हैं, इसको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहते हैं, वेव साइक्लोन भी कहते हैं। बस अगर इन दोनों में अंतर एग्जाम में आ गया क्वेश्चन के व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन, तो आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि प्लेस ऑफ द ओरिजिन। ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप होता है इक्वेटर के पास, ठीक, ठीक इक्वेटर पे नहीं होगा, इक्वेटर के पास होगा 10 डिग्री के आसपास, मान लीजिए 5 से 10 डिग्री के बीच में, जहां पर कोरोलिस इफेक्ट सबसे अधिक है। ओके, दूसरी बात, जो टेम्परेट साइक्लोन है वो मिड लैटिट्यूड वाला साइक्लोन है, और ये दो एयर मासेस की वजह से बनता है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का ओरिजिन और टेम्परेट साइक्लोन के ओरिजिन के कारण में काफ़ी फर्क है। ठीक, अकेले टेम्परेट साइक्लोन के बारे में भी लिखने को आ सकता है, काफ़ी जटिल सी प्रक्रिया है उसकी, है ना। आप चाहें तो इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं कि हाउ द टेम्परेट साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड एंड हाउ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड। Tropical cyclone are thermal in nature because that require at lot some average temperature of the sea around 26 to 27 डिग्री सेल्सियस। वही उसका आइडियल स्थान है जहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप होता है। वाइल टेम्परेट साइक्लोन आर फॉर्म ड्यू टू द divergence, sorry, convergence of the two air masses, that is cold air mass and warm air mass in the mid latitude region. Both tricyclone causes damage, okay, both are responsible for destruction. सो अगर 50 वर्ड्स का है तो यहाँ तक सीमित रखेंगे, अगर 125 वर्ड का है तो थोड़ा सा विस्तार दे सकते हैं, और आप बड़े ही खूबसूरती से इस आंसर को समाप्त कर सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से एक लास्ट क्वेश्चन मैंने उठाया है आज के लिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स? अंतरजातीय और बाह्य जातीय बल से आपका क्या तात्पर्य है? 125 वर्ड से लेकर 250 वर्ड्स, दोनों ही फॉर्मेट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, तो इसकी शुरुआत इस तरीके से कर सकते हैं, दैट इज सरफेस ऑफ द अर्थ नेवर रिमेन इन रेस्ट। जो पृथ्वी की जो सतह है वो कभी भी रेस्ट में नहीं रहती है, इट कीप ऑन चेंजिंग, लगातार परिवर्तन होता रहता है उसमें। किसकी वजह से? उन दो फोर्सेस की वजह से जिसका नाम है एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्स, अंतरजातीय और बाह्यजातीय बल। थोड़ा सा डिफाइन कर लेंगे एक्सोजेनेटिक फोर्स को एक लाइन छोड़ने के बाद, कि दोज फोर्सेस विच ओरिजिनेट फ्रॉम द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनेटिक फोर्स। ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं उनको अंतरजातीय बल कहते हैं। एग्जाम्पल दे दीजिएगा, वॉल्केनो, टेक्टोनिक मूवमेंट, अर्थक्वेक, सुनामी। सुनामी भी किसका परिणाम है? इट इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोजेनेटिक फोर्स। ओके, वहीं एक्सोजेनेटिक फोर्स के कई सारे टाइप हैं और जो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। दोज फोर्सेस विच कम फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ऐसा फोर्स जो कि हमारे को वायुमंडल से प्राप्त होता है, इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एंड बोथ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस चेंजेस ऑन द रॉक्स। रॉक्स, जब टेम्परेचर दिन में ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, रात के टाइम पे उस रॉक का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ये जो सिकुड़ता है, ये जो सिकुड़ना है रॉक का और जो फैलना है, विच मे कॉज द ब्रेक ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ द रॉक विच इज कॉल्ड बट वेदरिंग। इसको वेदरिंग कहते हैं, अर्थात अपक्षय कहते हैं। तो हो सकता है 50 वर्ड में आप आंसर लिख सकते हैं, व्हाट यू मीन बाय वेदरिंग, व्हाट यू मीन बाय इरोजन, यानी कि अपरदन और अपक्षय क्या होता है। 50-50 वर्ड्स में या 125 वर्ड में दोनों कंबाइंड क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी तरीके से सरफेस पे जो वाटर बहता है इन द फॉर्म ऑफ रिवर, इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस लैंडफॉर्म्स।
ठीक है, रिवर इसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। ठीक है, खासतौर पे नदियाँ वी शेप वैली बन जाती है, आई शेप वैली बनती है, फ्लड प्लेन बनते हैं, ऑक्सबो लेक बनती है, डेल्टा बनती है। So we can say that the surface of the earth never remain in rest, it keep on changing by two forces. ग्लेशियर्स की वजह से भी कई सारे लैंडफॉर्म देखने को मिलेंगे आपको। एक तो है यू शेप वैली। एग्जाम में 50 वर्ड्स या 20 वर्ड्स में क्वेश्चन आ सकता है कि यू शेप वैली से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज एस्कर्स। ठीक है, ये भी एक ग्लेशियर डिपोजिशन है। व्हाट आर मोरेन्स, व्हाट आर हैंगिंग वैली, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट द इरोजनल और डिपोजिशन वर्क ऑफ ग्लेशियर्स। एलियन एक्शन का मतलब होता है विंड। विंड भी काफी हद तक चेंज करती है किसमें, सरफेस में। लेकिन विंड वाला एक्शन जो है वो आपको उन इलाकों में ज्यादा देखने को मिलेगा जहाँ पर वर्षा काफी कम है, अर्थात रेगिस्तान वाले इलाके में। तो मशरूम रॉक है ना, ड्यून्स हैं। ठीक, इस तरह की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही अगर क्वेश्चन एग्जाम में ये आ जाएगा, व्हाट आर द लैंडफॉर्म्स विच आर फाउंड बाय द सी वेव्स। सी वेव्स की वजह से भी कई सारे लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, लेकिन कहाँ देखने को मिलेंगे, वो तटीय क्षेत्रों में, यानी कि कोस्टल रीजन में। जैसे कि क्लिफ है, ठीक है, और स्पिट आइलैंड है, ठीक है, और मेहराब करके एक वो बनती है। ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जो सी वेव्स की वजह से भी क्रिएट होते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ स्कोप इन द एक्सोजेनेटिक फोर्स, जहाँ से कई प्रकार के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। और अपने इस 250 वर्ड्स वाले आंसर में या 125 वर्ड्स वाले आंसर में आप इसको अपने इनपुट से आंसर को अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें भी मैं हो सकता है कि ज्योग्राफी का लेक्चर दूंगा, और उसके बाद हिस्ट्री वाला पोर्शन उठाएंगे कि देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और किस तरीके से आंसर लिखा जा सकता है। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।